નમસ્કાર, સંદેશ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું અંકિત। વિધાનસભાની મતદાનને ગણતરીના દિવસો બાકી છે અને આ ગણતરીના દિવસોમાં પણ તમામ પક્ષો, ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય, કોંગ્રેસ હોય કે અન્ય કોઈ પાર્ટી, એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે પ્રચાર પ્રસાર માટે। સાથે જ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સ્ટાર પ્રચારકોની ફોજ ગુજરાતમાં ઉતારી છે અને આવામાં જ એક સ્ટાર પ્રચારક અને ભારતીય जनता पार्टीना राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा हमारा आज ना मेहमान है। संबित जी, स्वागत है आपका। संबित जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, गुजरात में 27 साल से राज कर रही है पार्टी। इस बार भी वही विश्वास दिखाई दे रहा है कि इस बार भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी गुजरात में। यह विश्वास दो कारणों से है। पहला, हिंदुस्तान में आज जो नेतृत्व है, हिंदुस्तान में आज जो प्रधान सेवक है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, वह केवल आज गुजरात का लाल है ऐसा नहीं है, वो आज पूरे हिंदुस्तान का लाल है। और सबसे बड़ी बात है, एक वैश्विक नेतृत्व, एक ग्लोबल लीडरशिप जिस प्रकार से उनका उभर करके वैश्विक स्तर पे भी आया है, इससे पूरा भारतवर्ष और ख़ास करके उनका गृह क्षेत्र गुजरात सराबोर है। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि उनको गुजरात फिर से मोदी जी के नाम पर भी आशीर्वाद, ये स्वाभिमान का भी एक तरह से प्रतिस्पर्धा है, तो स्वाभिमान को आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम किए हैं, सेवा के काम किए हैं, विकास के काम किए हैं। इसलिए इस बार के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना सरकार बनाएगी। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की तो आपने बात की, लेकिन कांग्रेस और पार्टी की अगर बात करें तो क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि देखिए, कांग्रेस की सीटें भी कम आई थी, ऐसा तो है नहीं। 2017 की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी काफ़ी सीटें जीती थी, भले ही सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन जो धारासभ्य थे वो तो बने थे उन सीट पर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वहाँ पे जो सीट है जहाँ पे आपने अभी भी प्रचार किया है वहाँ पर, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो जो गढ़ है कांग्रेस का, वो भारतीय जनता पार्टी उनसे छीन लेगी? और साथ में अगर मैं आम आदमी पार्टी की भी बात करूँ तो एक थर्ड फॉर्म जो है वो गुजरात में दिखा है इस बार। और ऐसा नहीं है कि ये जो थर्ड फॉर्म है वो पहले जो गुजरात में देखा था, जो थर्ड फ्रंट है, ऐसा है। देखिए अंकित जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज इस इंटरव्यू में आपने मुझे एक जवाब सुझाया है। आपने कहा थर्ड फॉर्म में आम आदमी पार्टी दिख रही है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मुझे वो तीनों फॉर्म मटेरियल के याद आ गए। मैटर के जो तीनों फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज अगर सही मायने में देखा जाए तो सॉलिड फॉर्म में परफॉर्मेंस के कारण, विकास की नीति के कारण, अगर सॉलिड फॉर्म में कोई है, कसा हुआ, बना हुआ, गढ़ा हुआ कोई है, वो सॉलिड फॉर्म में भारतीय जनता पार्टी है। और बिखराव कहीं है, कोई कांग्रेस छोड़ के जा रहा है, कोई पार्टी में घुस नहीं रहा है, ट्रांसलेशन तक नहीं हो पा रही है, लिक्विड फॉर्म में आज कांग्रेस पार्टी है। और जहां तक ये आम आदमी पार्टी है, ये गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ये चीज़ पता चल गई थी कि भारतीय जनता पार्टी है वो अपना फॉर्म जो है वो बदल रही है, साहब सॉलिड में से वो कोई लिक्विड में या गैस में आ रही है? इस वजह से क्या सरकार के सभी मंत्रियों को बदला गया, सरकार बदली गई और उसके बाद भी काफ़ी चेंजेस आए भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अगर बात करें? देखिए अंकित जी, अच्छा सवाल है। अंकित जी, समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करना, नए रंग रूट में अपने आप को ढालना, युवकों के प्रति संवेदनशील रहना और हमेशा परिश्रम करना, अथक परिश्रम करना, यह एक संगठन के अच्छे गुण होते हैं। ये डिमेरिट नहीं होते, ये मेरिट होते हैं। आज आप कंपेयर करिए, एक तरफ बड़ा प्रधानमंत्री खड़े हैं नरेंद्र मोदी जी। 8 वर्ष 9 वर्ष अब प्रधानमंत्री हुए उनको हो चुका है। अगर वो आराम करना चाहे तो आराम कर सकते हैं, मगर एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता जितना काम करता है उससे अधिक काम आज नरेंद्र मोदी जी, हम जितने कार्यकर्ता हैं हम सबसे अधिक काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ईश्वर हमारा जनता जनार्दन है, जनता ही आशीर्वाद देगी, मगर निरंतर परिश्रम करना, अपने आप को बदलते रहना और समय के अनुकूल काम करना, ये मेरिट है। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो आज लिक्विड और गैसियस स्टेट में है, उनका डीमेरिट है। बहुत बढ़िया। एक और चीज़ मेरे जहन में ये भी आ रही है कि ये जो बदलाव आपने किए उससे ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कुछ आंतरिक कलह आ गया, क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि इस बार 2017 के चुनाव में जितना संगठन मजबूत भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा था, उतना मजबूत संगठन इस बार 2022 के चुनाव में नहीं दिख रहा। हम देखते हैं कि जब उम्मीदवार के नाम डिक्लेयर हुए तो काफ़ी सारे वहाँ पे कियोस्क हमने अलग अलग ज़िले में देखे। तो क्या आप उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए अंकित जी, आपका मूल प्रश्न था कि क्या ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर हुआ है, संगठन कमज़ोर हुआ है। मैं इस बात को नहीं मानता,
क्योंकि अंकित जी, मैं तो मीडिया पे विश्वास करने वाला एक तरह से मीडिया का ही आदमी हूँ। आप लोगों ने जो सर्वे दिखाया है उस सर्वे के मुताबिक तो प्रचंड बहुमत के साथ, केवल आप नहीं, अन्य चैनलों ने भी, सभी ने जो सर्वे दिखाया है उसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अच्छे सीट संख्या के साथ सरकार बना रही है। देखिए, सर्वे में तो बहुत सारी बातें चलती है, सर्वे होता है वो एक्चुअल रियलिटी में परिवर्तित हो ऐसा नहीं होता, हो भी सकता है। नहीं अंकित जी, मैं तो मानता हूं कि आप लोगों ने साइंटिफिक सर्वे ही किया होगा, और साइंटिफिक सर्वे करने वाले हमेशा कहते हैं कि यही एक्चुअल होगा या उसके 2% ऊपर नीचे होगा। अगर इतने बहुमत के साथ हम आ रहे हैं, ये मुमकिन ही नहीं, ये संभव ही नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर है। अच्छा नतीजा तभी आता है जब ऑर्गेनाइजेशन या संगठन मजबूत होता है। कमज़ोर संगठन कभी भी अच्छे नतीजे नहीं ला सकता है। इसलिए साइंटिफिकली जो सर्वे आ रहा है उसके मुताबिक संगठन मजबूत है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा कि टिकट में जब बंटवारा हुआ कुछ मनमुटाव देखने को मिला, देखिए जब भी लोगों को पता होता है, लोग पल्स लेते हैं, नेता तो नेता होते हैं, वो तो हमेशा पल्स लेते हैं। नेताओं को पता होता है कि आने वाले चुनाव में नतीजे क्या होने वाले हैं। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आएगी, इसलिए सभी इस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं और होना भी चाहिए। लोकतांत्रिक महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं, मगर एक टिकट सबको मिल जाए ऐसा भी संभव नहीं है। ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, हाथ पैर जोड़ करके ये हमारे ही परिवार में रहेंगे और हम सब इनके साथ रहेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे वो भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने भाजपा को राम राम बोल दिया और उन्होंने कहा कि हम अपक्ष उम्मीदवारी करेंगे। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर ऐसी चीज़ें सामने भी आई हैं। और साथ में एक मुद्दा ये भी उठा है कि कांग्रेस से जब कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में आता है और वहाँ के जो स्थानिक नेता होते हैं उनको टिकट मिलनी चाहिए, फिर भी वो नहीं मिलती। ये बहुत बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक मूल फ़र्क है। मूल फ़र्क यह है कि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ही परिवार है और कांग्रेस में परिवार ही पार्टी है। और जब पार्टी परिवार होती है तो मिल बैठ करके चिंतन करके मंथन करके एक नतीजे पर पहुंचते हैं। आपने कहा बहुत सारे कार्यकर्ता एक सीट पर हैं, मगर एक बाहर वाले को हमने टिकट दे दिया। देखिए, ये ऐसा नहीं होता कि हम जानबूझ के किसी को छोटा दिखाने के लिए किसी और को टिकट दे देते हैं। एक गणना होती है, एक साइंटिफिक स्टडी होती है, कुछ सर्वे होते हैं, और सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है कोट अनकोट विनेबिलिटी। अगर हम जीतेंगे नहीं एक सीट को तो हमारे कार्यकर्ता का मनोबल कैसे बढ़ेगा? कार्यकर्ता का जो पसीना है, कार्यकर्ता का जो परिश्रम है, कार्यकर्ता का जो मेहनत है, वो सबल कैसे होगा? इसलिए विनेबिलिटी किसके लिए है और जिसके प्रति विनेबिलिटी है। अगर अंकित भाई चुनाव लड़ना चाहते हैं, खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप लड़ना चाहते हैं एक सीट से, आप किसी दूसरे पार्टी के हैं, मगर आपकी विनेबिलिटी है और आप हमारे पार्टी के नेतृत्व, नीति और नियत को आप विश्वास दिखाते हैं तो स्वागत है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि अगर आप कहते हैं कि गुजरात में परिवार भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा परिवार है, तो फिर ऐसा क्यों है कि गुजरात में कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं आता कि जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में इलेक्शन लड़ सके? हर बार ऐसा ही होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, हर बार रैलियां करते हैं और उनका वो प्रभाव ही है कि वो रैली करते हैं तो मतदार आकर्षित होते हैं। ये हमारे लिए तो गर्व का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए और हम सब के लिए गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के पास और भारतवर्ष के पास एक ऐसा नेता है जो इतना प्रभावशाली है। आपने खुद कहा कि उनका प्रभाव है, लोग उनको देख के विस्मृत होते हैं, लोग उनको देख करके प्रेम से वोट करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके किस पॉलिटिकल पार्टी के पास ऐसा नेता है? और नेता लोग पसंद क्यों करते हैं मोदी जी को? पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा रोल मॉडल है, एक ऐसा नेता है कि उनको देखकर ही सब वोट देते हैं और कोई पार्टी के पास कोई और ऐसा नेता नहीं है इसलिए उनको वोट नहीं जाता, भले उन पे विश्वास है कि वो आकर काम करेंगे? नहीं, आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी को देख करके वोट नहीं करते हैं लोग, नरेंद्र मोदी जी के करे हुए कामों को देख करके वोट करते हैं। ये मैं तो अभी साबरमती जी को देख के आ रहा था, रिवर फ्रंट साबरमती का आप देखिए। मैं तो यहाँ जो है वो काफी सालों से बना नहीं ऐसा नहीं है कि 2017 केवल मैं उदाहरण दे रहा हूँ, केवल रिवर फ्रंट ही नहीं, जहाँ पे पहले सर्कस के तंबू लगते थे, जहाँ लोग क्रिकेट खेलते थे, आज उसका परिवर्तन देखिए। और मैं 5 साल के बाद यहाँ पर सघन प्रवास कर रहा हूँ। 5 साल पहले 2017 में जब चुनाव हुए थे उस समय मैं सघन 3 महीने यहाँ पर था, इस बार फिर सघन प्रवास कर रहा हूँ।
मैं यहाँ से बड़ौदा रोज जाता था, आज भी जा रहा हूँ, आज बड़ौदा से अभी आया हूँ। आप बताइए रास्ते में कितना परिवर्तन मैंने देखा। ये फ्लाईओवर नहीं थे, मेरे जहाँ मैं रहता हूँ उसके सामने फ्लाईओवर नहीं थे, अब बन गए हैं। रातों रात परिवर्तन हो रहा है गुजरात में। क्या नहीं, गुजरात को आज पहचानना। अभी मैं यूएस गया था, यूएस से आया, आज गुजरात की सड़कें, यूएस की सड़कें, ये जो विकास हम अहमदाबाद उसके आसपास मैं सब जगह घुमा हूँ, यहाँ हम देख रहे हैं। आपको क्या लगता है ये ऐसे ही हो गया? किसी व्यक्ति ने काम किया तभी तो हुआ है। स्थिति ऐसी ही है, रास्ते बन गए हैं लेकिन रास्ते टिक नहीं पाते। चीज़ें ऐसी हो गई है कि रास्ते चलो आपने बना लिए वो अच्छी बात है, लेकिन वो पक्के रास्ते जो मिलने चाहिए, क्योंकि एक बारिश में रास्ता जो है वो कैसा हो जाता है हमने देखा है। अहमदाबाद की अगर सिचुएशन की बात करें, आम आदमी पार्टी की भी आपसे बात की कि आम आदमी पार्टी का भी काम, अब अगर मुद्दों की बात करें, एजुकेशन एक मुद्दा है, रोज़गारी भी एक मुद्दा है, और साथ में जो बेसिक ज़रूरत, बेसिक नीड्स होती हैं, महंगाई की बात, तो वो चीज़ कैसे कंट्रोल में आएगी? क्योंकि वो चीज़ गुजरात की बात करें, देश की बात करें, तो वो तो काफ़ी बढ़ चुकी है। और अगर सिर्फ गुजरात की हम बात करें तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और रोज़गारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, जहाँ तक आपने सड़क बह जाता है और यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, ट्रांजिएंट होता है, ऐसा नहीं है। गुजरात के डेवलपमेंट ये व्यक्त डेवलपमेंट है जो दिखता है, टेंजिबल बेनिफिट्स लोगों को मिला है, तभी तो जनार्दन आशीर्वाद देते हैं, वरना जनता आशीर्वाद क्यों देती है? 11 लाख लोगों को पक्का मकान मिला है और 36 लाख महिलाओं को उज्ज्वला के माध्यम से सिलेंडर मिला है। 4 करोड़ लोगों को, 71 लाख फैमिलीज़ को सिलेंडर मिलने के बाद वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं सिलेंडर। क्या मतलब उसका? फिर से लोग जो है वो चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। देखिए, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात जो है वो है कि रोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं रोजगारी और महंगाई पे भी जवाब देता हूँ। देखिए, जहाँ तक पूरे वैश्विक दृश्य का विषय है, जो पूरे ग्लोबल व्यू का विषय है, आज आप देखिए IMF, WHO सब ने क्या कहा, वर्ल्ड बैंक, WHO सबका मानना है कि परिस्थिति पेंडेमिक के बाद, कोरोना के बाद पूरे विश्व में खराब है। उसके बावजूद IMF और वर्ल्ड बैंक का मानना है कि पूरे विश्व में रेसेशन आएगा, किंतु भारतवर्ष कभी रेसेशन का शिकार नहीं होगा। इतना बड़ा देश, 135 करोड़ लोग, आबादी इतनी बड़ी, उसके बावजूद, इतने चैलेंजेस होने के बावजूद अमेरिका भी रेसेशन में जाएगा, बड़े से बड़े यूरोपियन कंट्री भी रेसेशन में जा रहे हैं, मगर भारतवर्ष में रेसेशन नहीं होगा। क्यों? ये आर्थिक जो मैं कहूँगा एक तरह उपलब्धिता है। ये क्यों है? क्योंकि एक नेतृत्व, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत का 20,000 करोड़ का पैकेज हो, चाहे वो मुफ्त अन्न देने का काम हो, लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम हो, यह जो एक पूरे के पूरे हिंदुस्तान को संभालने का काम किया गया है, बड़ी ही परिपक्वता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसका आज हम नतीजा देख रहे हैं। 11वें स्थान से भारत आज 5वें स्थान पर पहुंचा है। यूनाइटेड किंगडम को हमने पीछे छोड़ा है। तो ये ऐसे ही तो नहीं हुआ। जो आर्थिक सबलता है वो बहुत ही सोच करके, समझ करके, और उसका एक रोड मैप होने के कारण आज हम वहाँ पहुँचे हुए हैं। याद करिए, ठीक 8 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उससे ठीक पहले 2013 से 14 तक का वो समय था जब भारतवर्ष, आप याद करिए, फ्रजाइल 5 कंट्री में था। 5 ऐसे नेशन जो कभी भी गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, जिनकी अर्थनीति के विषय में वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF चिंतित थी। आज वही IMF और वर्ल्ड बैंक नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कहती है, दिस इज़ अ ब्राइट स्टार, ये चमकता हुआ सितारा है। क्यों? एक गुजराती सितारे ने हिंदुस्तान के सितारा को बुलंद किया है। लेकिन ये तो देश की बात हो गई, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, और गुजरात में विधानसभा जब इलेक्शन हो रहे हैं, देश में ही गुजरात है। हाँ, नहीं, सही बात है, लेकिन जो स्टेट होता है उसकी ज़रूरियात कुछ अलग होती है। देश की ज़रूरियात, देश का विकास जो होता है वो एक अलग पैमाने पे होता है, राज्य का जो विकास होता है वो एक अलग पैमाने पे होता है। और आज मैंने जान भी लिया कि अगर आपसे मैं सवाल करूँगा तो आप जवाब वही दोगे जो आप देना चाहते हो। मैंने पूछा रोज़गारी की बात, मैंने पूछी दूसरी चीज़, उस बारे में आप मुझे बताइए कि क्या सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ये गुजरात में जो स्थिति बनी है उसमें सुधार आ सके। देखिए, गुजरात आज जहाँ तक रोजगारी का सवाल है, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं जो प्रैक्टिकली अपने आँखों से देखा हुआ वो बता रहा हूँ। मैं राजकोट में था कल, राजकोट में एम्स देखा मैंने, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देखा मैंने। आज बड़ौदा में था, 65,000 रुपीज़ के निवेश के साथ हवाई जहाज के मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री देखी मैंने वहाँ पर भी जिस प्रकार का डेवलपमेंट रास्ते में मैंने देखा। लोग कह रहे हैं कि कार्गो का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है राजकोट के पास, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में। आप बताइए, अगर इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं तो ये
ऐसे ही तो नहीं बनेंगे, दे विल नीड हैंड्स, मतलब रोजगार। ये जो गति शक्ति के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं 1 लाख करोड़ रुपए के, इसके माध्यम से गुजरात को भी बेनिफिट हो रहा है, गुजरात के लोगों को रोजगारी मिल रही है। ये जो रिकॉर्ड तोड़ने की हम बात चुनाव में कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड हम खाता बही लिख के नहीं कर रहे हैं, ये जनता जनार्दन भगवान, गुजरात की जो भगवान है, गुजरात की जो जनता है, वो मोदी जी को आशीर्वाद रोजगार के लिए, अच्छे काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसके लिए ही दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार करते हैं तो उन्हें प्रचार कहा जाता है, तो कांग्रेस के नेता भी अगर कुछ चीज़ करके प्रचार करते हैं तो उसे प्रचार क्यों नहीं माना जाता? हम तो चाहते ही राहुल गांधी बार बार आए। मैं तो भगवान से प्रार्थना भी किया है कि राहुल गांधी जी को और थोड़ा भेजिए यहाँ पे। वो खाली 3 बार क्यों आए हैं? आप भी जरा पूछिए अपने इंटरव्यू में, किसी कांग्रेस के बड़े नेता को बुलाइए, उनसे पूछिए क्यों 3 बार खाली बुलाया है। 30-32 बार आना चाहिए। मैं भी भगवान से प्रार्थना करके। राहुल गांधी की दाढ़ी भी अभी काफ़ी टाइम से बहुत फेमस हो चुकी है। हाँ, उनका नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, वो ही बोलते हैं कि वो सद्दाम हुसैन जैसे लगते हैं। देखिए, मुझे लगता है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं गुजरात में हूँ, मैं टीवी देख नहीं पाया हूँ। मैं हाँ रूबरू आप लोगों से हुआ हूँ, टीवी देख नहीं पाया हूँ, और मुझे इच्छा भी नहीं है राहुल गांधी कैसे दिख रहे हैं ये देखने की। तो मैं तो अभी जानता नहीं वो कैसे दिख रहे हैं, वो दिख ही नहीं रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। गुजरात में दिख ही नहीं रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो है। वो ज़्यादा दिखें, आएँ, लोकतंत्र में भाग लें, घबराएं ना, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी कैसे दिख रहे हैं मुझे भी देखना पड़ेगा। चलिए संबित जी, आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े, सारी चीज़ें हमें बताई, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अंकित जी। વિશેષ ચર્ચામાં અત્યારે બસ આટલું જ, પરંતુ ચોક્કસપણે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે, સંબિત પાત્રાએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટી રેકોર્ડ બ્રેક વિનિંગ સાથે, રેકોર્ડ બ્રેક જે સીટો છે તે જીતવા સાથે આ વખતે સરકાર બનાવી રહી છે। અને આપે પણ એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે યોગ્ય ઉમેદવાર, તમને ગમતો ઉમેદવાર અને તમારા માટે કામ કરતો ઉમેદવાર કોણ છે તે જાણી ચકાસીને જ આપ મત આપશો। નમસ્કાર।